भारतीय इतिहास का कुछ अनछुए पहलू वह है जहाँ से प्रश्न बनते हैं और प्रश्न जहाँ से आते हैं उन्हीं टॉपिकों पर हम बात करेंगे। इस भारतीय जो इतिहास का ये जो सेक्शन है ना, आधुनिक भारत का इतिहास, यह पूरे इतिहास में अब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। अगर आप इस पैटर्न को समझिए, इतिहास के पैटर्न को, तो इतिहास को 3 सेक्शंस में रखे जा सकते हैं। जो एंशिएंट है, प्राचीन है, जो मेडाइवल है, मध्यकालीन, और जो आधुनिक है। ये 3 सेक्शंस में इसको रखा गया है। अब देखिए, हुआ ये है कि अब जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उस एग्जाम के पैटर्न में जो बदलाव आया है ना, उसमें 5% क्वेश्चन प्राचीन से, 15% क्वेश्चन मेडाइवल से, और बाकी का जो 80% क्वेश्चन है ना, यह आधुनिक काल से रह रहा है। तो हमें भी इस आधुनिक काल वाला जो पोर्शन है, अपने पूरे तैयारी के दौरान इसको पर ज़्यादा फोकस करना है। हम उन पहलुओं पर ज़्यादा बात करेंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, और एग्जाम के दृष्टि से हम इस पूरे क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो आधुनिक भारत का इतिहास होगा, एक एक टॉपिक वाइज हम लोग इसको कंटिन्यूअस वे में पढ़ेंगे। जो बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं ना, जो लाइव, वह 8 बजे आप ज्वाइन कर लेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन जा रहा है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप प्रत्येक रोज सुबह 8 बजे क्लास अटेंड कर सकते हैं लाइव। या फिर अगर आपको उस समय टाइम नहीं है तो आप दूसरे समय में आप रिकॉर्डेड जो लाइव क्लास है वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीधे डायरेक्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं। आधुनिक भारत का जो इतिहास है, इस इतिहास के काल को मुख्य रूप से हम 1757 से 1947 के मध्य मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पहले का जो भाग है ना, वो मध्यकाल में है, और इसके बाद वाला भाग है वह भारतीय स्वतंत्रता का एक स्ट्रगल का पीरियड रहा है। तो यही वह समय है जब भारत धीरे धीरे गुलाम हुआ और भारत को धीरे धीरे आज़ादी मिली। तो इस पूरे, जहाँ से हमारा देश गुलाम हुआ तब से और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब तक, इस पूरे पीरियड को हम इस आधुनिक भारत के इतिहास में शामिल करते हैं। आधुनिक इसलिए कहा है कि यहाँ से रिफॉर्म शुरू हुआ, यहाँ से पुनर्जागरण प्रारंभ हुई, यहाँ से लोगों में चेतना का विकास हुआ, लोगों में शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ, और जिसके कारण लोगों में आधुनिकता आई, और इसी आधुनिकता के कारण हम इसको आधुनिक भारत के इतिहास के रूप में जानते हैं। तो इस सेक्शन को समझने के पहले हमें इसके पहले के कुछ तथ्यों को समझना पड़ेगा। इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं क्योंकि अगर हमें इसे समझना है ना, तो आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी गतिविधि हुई जिसकी वजह से हम मध्यकाल को अलग करते हैं और आधुनिक काल को हम अलग करते हैं। ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जो इन दोनों के बीच की कड़ी बनी। ऐसा कौन ट्रांजिशनल टाइम है, कौन ऐसा संक्रमण काल है जिसके बाद में हम आधुनिक और इसके पहले मध्यकाल के रूप में जाने जाते हैं। तो अब सिंपली समझिए ये चीज कि अगर मान लेते हैं कि भारत में, ऐसे हम जानते हैं कि भारत में एक मजबूत मुगल शासन का स्थापना हुआ था, और ये मुगल शासन का जो स्थापना है, इसके संस्थापक थे बाबर। बाबर एक ऐसे व्यक्ति थे जिसमें चंगेज खां और इधर तैमूरलंग, ये दोनों ही एक महान शासकों के खून थे। जो मदर थी वो चंगेज खां के तरफ की थी, और जो पिताजी थे वो तैमूरलंग के तरफ के थे। तो एक बहुत ही एक महान शासकों की ये डीएनए इनमें शामिल था, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण योद्धा थे बाबर। हुआ ये था कि मध्य काल के दौरान भारत के जो शासक थे, जो अफगान जो शासन यहाँ चल रहा था, उन अफगानों के बीच एक अंतर्द्वंद प्रारंभ हो गया था। और इस अंतर्द्वंद के कारण इन लोगों ने सोचा ये था कि हम ऐसा करते हैं कि बाबर को बुलाते हैं। अगर बाबर आता है तो वो लूटपाट करेगा, और बाकी जो उसका साम्राज्य होगा वो हमें सौंपेगा, वापस चला जाएगा।
चूँकि पूर्व में ऐसा ही होता आया था, पूर्व के जितने भी आक्रमणकारी थे वो आए, यहाँ पर अपना लूटपाट मचाया और निकल लिए। लेकिन बाबर के साथ ऐसा नहीं हुआ। बाबर जब भारत आया तो इसने क्या किया कि यह आते ही पूरा अपना दबदबा तो बनाया ही, साथ साथ ये सोचा कि हम बार बार का यहाँ से लूट कर ले आते रहेंगे, फिर आएंगे, फिर लूटेंगे, फिर जाएंगे। इससे अच्छा है कि जो भी लूट का माल है वहीं रहेगा और हम भी यहीं बस जाते हैं। तो बाबर ने फाइनली इधर ही बसने का निर्णय लिया और इसका एक विस्तृत कहानी है। बाबर, इसके इतिहास और मुगल जो थे और इसके पूर्व के जो आक्रमणकारी है, इसका विस्तृत क्लास का वीडियोज आपको प्रीवियस क्लास में का वीडियोज मिल जाएगा। आप चाहे तो आप ICS IAS एकेडमी का एक ऐप प्ले स्टोर से डाउन कर लीजिए और यहाँ से आप लाइव क्लास और प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह जो क्लास है आधुनिक भारत का इतिहास, ये प्रतिरोज सुबह 8 बजे लाइव होगा। आप इस लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं, अपने जो डाउट्स हैं, आपके जो प्रश्न हैं वो आप पूछ सकते हैं और बाकी जो कंटिन्यूटी है एक आपका बना रहेगा। और साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप लाइव नहीं हो पाए, आपका जो समय है वो 8 बजे का नहीं है, तो आप बाद में भी रिकॉर्डेड क्लासों को देख सकते हैं। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास पर बात करते हैं और इसको हम कई सेक्शंस में बांट करके पढ़ाई करेंगे। इसमें मुगल शासक, विदेशियों का जो आक्रमण थे, जो यूरोपियंस भारत आए, अंग्रेजों का जो अलग अलग क्षेत्रों में हमारा प्रभाव पड़ा वो, और 1857 की जो क्रांति हुई, इसको हम अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ये वाला जो सेक्शन है ना, मुगल शासक, उत्तर मुगल शासक, यह प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोगों ने विस्तृत एक एक जो बादशाह थे सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है और एक विस्तृत नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएगा PDF के रूप में, जहाँ से आप अपना तैयारी कर सकते हैं। और यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। अगर आप इस सेक्शन को नहीं करते हैं तो बहुत संभावनाएं हैं कि आपके कई प्रश्न छूट जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप ये वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जो दूसरा टॉपिक है ये है विदेशी या यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आजकल बहुत सारे एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग इस पर बात करेंगे। देखो, भारत पूर्व से ही सोने की चिड़िया के रूप में जानी जाती थी और भारत इतना अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका था ना पूरा दुनिया में कि भारत की तरफ अट्रैक्शन ऐसे ही बढ़ते जा रहा था और इसी अट्रैक्शन से प्रभावित होकर के यूरोपियनों ने भारत के तरफ आकर्षित होना प्रारंभ किया था। आपने अगर सुना होगा कि 15वीं शताब्दी के दौरान, 15वीं शताब्दी हमारे कहने का मतलब ये है कि ईस्वी 1400 से लेकर के 1500 के बीच में, इस समय हुआ क्या था कि भारत में बहुत सारे आक्रमणकारी आते थे, लूटपाट मचाते थे, चले जाते थे। इसके साथ साथ ये भी होता था कि भारत में जो लोग, जो आक्रमणकारियों के साथ जो आते थे, जो व्यापारी आते थे, वो यहाँ से व्यापार करना शुरू कर दिए थे और भारत से मसालों का व्यापार मध्य एशियाई क्षेत्रों में होने लगा था। अगर मध्य एशियाई क्षेत्रों का अगर बात समझो तो ये आपका यूरोप, ये अमेरिका का क्षेत्र है ना, ये उत्तर अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका। एक हम रफ आइडियाज आपको देते हैं। यहाँ पर ग्रीनलैंड है, ये आपका यूरोपियन कंट्रीज है। यहाँ पर आपका अफ्रीका है और ये आपका भारत है। यहाँ पर ये इंडोनेशियाई क्षेत्र है और ये रसिया का वह भाग है जो जापान के पास में है और यहाँ पर कई छोटे छोटे द्वीप हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ न्यूजीलैंड। तो ऑलमोस्ट आप ये समझो कि ये अफ्रीकन क्षेत्र है, ये भारत है और यह यूरोप का क्षेत्र है, ये मध्य एशिया ये वाला है। यहाँ यूराल पर्वत है
और यूराल पर्वत के इस भाग वाले को हम बोलते हैं यूरोप, ये यूरोप है। और इसके जो राइट साइड वाला है ना, ये एशिया का भाग है ना, ये रहा तुम्हारा एशिया। तो एशिया वाले भाग के जो दक्षिणी हिस्सा है ना, इसको हम बोलते हैं दक्षिण एशिया, जहां पर हमारा भारत है। अब इसी दक्षिण एशियाई क्षेत्र में हम निवास करते हैं। और इस समय क्या हुआ था कि यूरोप तक तो हमारा माल नहीं पहुंच रहा था, लेकिन इस मध्य एशियाई क्षेत्र से जो आक्रमणकारियों के साथ में जो व्यापारी आए थे, अब भारत से बहुत सारे मसालों को लेकर के वे जा करके और मध्य एशियाई क्षेत्र में बेचते थे। यहाँ से तुर्की के रास्ते यूरोप में जा रहा था। और इन मसालों का जो डिमांड्स थी वह यूरोप में काफ़ी व्यापक होने लगा था। और यही कारण था कि इस पूरे यूरोप के कई राजाओं के द्वारा, कई शासकों के द्वारा नाविकों को यह इनाम घोषित किए गए थे कि जो भारत का खोज करेगा, भारत के बारे में पता लगाएगा, भारत पहुंचने का रास्ता बनाएगा, उसको इनाम दिए जाएंगे। और इसी क्रम में दो नाविक, आपने सुना होगा, एक कोलंबस था जो भारत के खोज में निकला लेकिन पहुंच गया अमेरिका, और बहुत सारे यहाँ पर द्वीपों को समझ करके और इसने बता दिया कि शायद यही भारत रहा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में इसका नाम, चूंकि यहाँ पर इक्वेटर, ये आपका 0 डिग्री देशांतर है, तो 0 डिग्री देशांतर के जो पश्चिमी हिस्सा है ना, इसको वेस्ट बोलते हैं, और इसका जो राइट वाला हिस्सा है इसको ईस्ट बोलते हैं। तो यह इसका बाद में नामकरण वेस्ट इंडीज के रूप में कर दी गई थी। अमेरिका का खोज कोलंबस ने कर दिया 1492 ईस्वी में। लेकिन मोहम्मद अब्दुल्ला के सहायता से यहीं से पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकला जिसका नाम था वास्को डिगम्बा। और यह वास्को डिगम्बा ये भारत के कालीकट तट पर पहुंच गया, भारत का खोज करते हुए। अच्छा, आपने सुना होगा, ये जिस रास्ते से आया ना, जिस रास्ते का एक इनोवेशन किया, उस रास्ते का नाम रख दिया गया केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। अच्छा, ये केप ऑफ गुड होप एक रास्ता है जो यूरोप से चल करके और भारत को पहुंचता है। यह पूरा अफ्रीका महादेश का चक्कर लगाते हुए यह भारत तक पहुंचता है। इसका नाम केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। अच्छा, पुर्तगालीज पहले ऐसा व्यक्ति थे जो भारत पहुंचे थे, और भारत जब पहुंचा तो यहाँ पर ये केरल का ये तट है, यहाँ पर एक कालीकट राज जगह है। यहाँ के जो राजा थे जमोरिन थे। जमोरिन ने इनका स्वागत किया, किसका? पुर्तगालीज वास्को डिगम्बा का। वास्को डिगम्बा भारत 1498 ईस्वी में पहुंचे थे, और जब भारत पहुंचे तो इनका बहुत व्यापक स्वागत हुआ। ऐसे भी हमारा जो देश है यह अतिथि देवो भव की परंपरा से पूरा भरा पूरा है। शुरू से ही हमारे यहाँ अतिथि देवो भव का भाव रहा है। जब हमारे देश में वास्को डिगम्बा आए तो भारतीय जो राजा थे जमोरिन, इन्होंने स्वागत किया और कहा कि चलो आप यहाँ पर घूमो, देखो क्या स्थितियाँ हमारे देश में। तो अपना जो मासूमियत भरी जो चीज़ें थी, इन सारे चीज़ों को इन्होंने अपना भावभूत होकर के इसको दिखाया, घुमाया, मसालों की खेती दिखाई, यहाँ का जो परंपरागत चीज़ें थी, सब बहुत ही प्रभावित हुए वास्को डिगम्बा। यहाँ से वापस जब ये वापस जब यूरोप गया, पुर्तगाल गया, तो वहाँ उसका भव्य स्वागत किए गए और इसके लिए इनको बहुत उपहार भी दिया गया। राजा ने इनका ताजपुष्प, इनका एक उपहार करके इनको सम्मानित किया, और इस सम्मान के बाद में इस केप ऑफ गुड होप के माध्यम से पुर्तगालीज कंपनियों को भारत आने की अनुमति दे दी गई। हुआ ये कि 1498 में जब यह खोज हुआ, तो इस खोज के बाद में पहली बार अब पुर्तगालीज कंपनियां भारत आना चाहती थी। जब भारत इसलिए आना चाहती थी कि भारत से अगर व्यापार करें तो काफ़ी मुनाफा होगा। तो कई यहाँ पर जो छोटे छोटे वंश के रूप में जो पुर्तगाली जो काम कर रहे थे पुर्तगाल में, उन लोगों ने भारत में
व्यापार करने की इच्छा जताया। और आज भी आपने सुना होगा कि अगर हमें विदेशों में व्यापार करना है तो उस देश के साथ हमारा जो संबंध है उसमें हम व्यापारिक संबंधों के अधीन ही व्यापार करते हैं, या वहाँ के सरकार से हम परमिशन लेते हैं, फिर व्यापार करने की अनुमति सरकार देती है। तो उस समय भी पुर्तगाली जो वास्को डी गामा आया था, यह भारत में ये जमूरिन से परमिशन लेकर के वापस गया और यहाँ से बहुत सारे जो कंपनियां थीं यह यूनाइट होकर के एक कंपनी का स्थापना किया जिसका नाम रखा गया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए कि यहाँ देखिए अभी हमने बताया है कि जो ये 0 डिग्री देशांतर है, इस 0 डिग्री देशांतर के जो पश्चिमी हिस्सा है ना उसको हम पश्चिम बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, और इसका जो पूर्वी हिस्सा है जो राइट साइड वाला है इसको हम ईस्ट बोलते हैं। तो भारत का जो स्थिति है वह इस 0 डिग्री देशांतर के ईस्ट में है, इसलिए हम इसको ईस्ट इंडिया बोलते हैं। और चूंकि इस भारत में व्यापार करना था इसलिए इसका नाम रख दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि अगर पुर्तगाल का व्यापारी भारत में व्यापार के लिए आ रहे हैं तो इनका जो व्यापारिक जो कंपनी का नाम होगा वो होगा पुर्तगालीज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहली बार बनी पुर्तगालियों के द्वारा यह 1502 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यानी कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1502 ईस्वी में हुआ और इसी स्थापना के बाद 1505 ईस्वी में इस कंपनी के एक गवर्नर के रूप में पहली बार एक स्थायित्व प्रदान करने के लिए भारत में आगमन हुआ। और ये जो आगमन है ये पुर्तगालियों को व्यापारिक रूप से स्ट्रॉन्ग करना था। और हुआ ये कि अगर मान लो कि किसी देश में हमें व्यापारिक स्थिति को स्थापित करना है, व्यापारिक कंडीशनों को हमें बनाए रखना है, अपने व्यापार को एक मजबूती प्रदान करना है, तो फिर हमें बेहतर से बेहतर एक मैनेजर की ज़रूरत होती है। तो इस आप मैनेजर कह लो या गवर्नर, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के मैनेजर के रूप में या गवर्नर के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया जिसका नाम था अल्मोड़ा, फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। अच्छा, अल्मोड़ा जो थे ना एक ऐसा व्यक्ति थे जो जब भारत आए तो इन्होंने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर बनाए रखने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। लेकिन हुआ क्या कि तुरंत ही ये 3-4 साल बाद 1509 ईस्वी में इनको यहाँ से हटा दिया गया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना यह था कि जो अल्मोड़ा है ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं या बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, और इसलिए इनको हटा करके और वापस बुला लिया गया यूरोप पुर्तगाल, और फिर से एक नए व्यक्ति का नियुक्ति हुआ जिसका नाम अल्बुकर्क था। जब अल्बुकर्क भारत आया तो एक कई अपना रणनीतिक एक तैयारियों के साथ भारत पहुंचा। अब इस रणनीतिक तैयारियों में जानते हो क्या किया उसने? कई सेक्शन पर काम करना शुरू किया। देखा कि भारत के जो लोग हैं ना वो बहुत ही धार्मिक हैं, तो वह धर्म पर भी काम किया। उसने क्या किया कि देखा कि भारत के जो लोग हैं यह बहुत ही भावुक हैं, संबंध अगर इनसे स्थापित कर दिए जाए तो ये बहुत ही भावुक रहेंगे। तो इसने क्या किया कि कई क्षेत्रों में अपना काम शुरू किया। पहला इसने धार्मिक प्रहार किया, और धार्मिक प्रहार ये हुआ अगर हमें किसी धर्म को बढ़ावा देना है तो हमें उस क्षेत्र में प्रचार की जरूरत होती है ना जहां पर शिक्षा का अभाव होता है। अगर शिक्षित व्यक्ति है तो धर्म कम मानता है, अगर ज़्यादा शिक्षित है तो धर्म एकदम से नहीं मानता है, और यदि समझ लो कि शिक्षा का अभाव है तो वह पूरी तरह से धार्मिक और अंधविश्वासी है।
तो इसने क्या किया अल्बुकर्क ने कि सबसे पहला जो काम किया, इसका एक दोस्त था जिसका नाम था जेवियर डिसूजा। डिसूजा ने क्या किया कि अल्बुकर्क के साथ मिल करके और उन क्षेत्रों में अपना धार्मिक प्रचार करना शुरू किया। यह एक संत था, ईसाई संत, और इसने क्या किया कि अल्बुकर्क के साथ मिल करके और व्यापक धार्मिक प्रचार शुरू किया। और यह धार्मिक प्रचार जानते हो कहाँ किया? जहां पर मछुआरे थे, जहां पर वे लोग रहते थे जहां पर शिक्षा का अभाव था, शिक्षा का अभाव, जहां पर गरीबी व्याप्त थी, गरीबी थी। क्योंकि अगर शिक्षा का अभाव होगा तो गरीबी रहेगी ही रहेगी निश्चित रूप से। तो इन सारे लोगों पर इसने टारगेट करते हुए इसने ईसाईयत को बढ़ावा दिया और कहा कि बेटा अगर ईसाई तुम बनोगे तो हम तुम्हारा मदद करेंगे, हम तुम्हारे हर क्षेत्र में तुम्हारा मदद करेंगे, तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तुम्हें धन से भी मदद करेंगे, तुम्हारे बच्चों को हम पौष्टिक आहार देंगे, खाना पीना किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो लोगों का धीरे धीरे इस ईसाईयत की तरफ झुकाव शुरू हुआ। तो जो ईसाई बनते गए वे पुर्तगालियों से संबंधित होते गए, पुर्तगालियों के साथ उनकी जो भावनाएं थी, जो संवेदनाएं थी, वो जुड़ती चली गई। तो इस स्थिति में भी अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को यहाँ पर मजबूत कर दिया। दूसरी कंडीशन समझो, इसने क्या किया कि पूरे पुर्तगालियों को इसने आदेश दिया कि बेटा सब इंडियन से शादी करो, जो इंडियन लड़के लड़कियां हैं इनके यहाँ तुम शादी संबंधों को बढ़ावा दो। इससे होगा क्या कि इनके साथ हमारा जब वैवाहिक संबंध स्थापित होंगे तो ये हमारे संबंधी हो जाएंगे, और जब ये हमारे संबंधी होंगे तो यह हमारे साथ रहेंगे। तो वैवाहिक संबंधों को इसने बढ़ावा दिया, और वैवाहिक संबंधों को बढ़ा करके इसने अपने सत्ता को स्थापित की। तो यह दो जो महत्वपूर्ण कार्य है, एक तो ईसाईयत को बढ़ावा दिया, दूसरा वैवाहिक संबंधों को बढ़ावा दिया। तीसरा देखो इसने क्या किया कि जो ये समुद्री हिस्सा है जहां पर जो पुर्तगालियों के द्वारा खोज किया गया था, जो रास्ते का जो खोज किया गया था, तो इसने कहा कि भाई ये जो क्षेत्र है ना, यह हमारा साम्राज्य है, पुर्तगाली साम्राज्य है, अगर इधर से होकर के किसी को जाना है तो टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आना भी चाह रही थी तो उनको टैक्स देना पड़ रहा है, या भारतीय ही शासक, जिससे उस समय जो मुगल थे या जो अन्य जो शासक थे, छोटे छोटे अलग अलग राज्यों के जो राजा थे, अगर उनको विदेशों से कोई व्यापार करना होता था तो उनको भी टैक्स देना होता था। और इतिहास में तो ये भी लिखे गए कि अकबर के शासनकाल के दौरान भी जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली अकबर से भी टैक्स लिया करते थे। इनकी जो पकड़ थी वो इतनी मजबूत हो चुकी थी। तो इन्होंने एक तो समुद्र पर कब्जा कर लिया, दूसरा धर्म पर कब्जा कर लिया, और तीसरा संबंध स्थापित किया। और ये तीन जो काम थे, यह पुर्तगालियों को भारत में इतनी अस्थायित्व प्रदान कर दिया, इतना मजबूती प्रदान कर दिया कि यह एक लंबे समय तक काफी स्ट्रांग रूप में भारत में बने रहे। और इनके डर से बाकी जो विदेशी कंपनियां हैं, जो यूरोपियन कंपनियां हैं, वो भारत आने से कतरा जाती थी। उनको भारत आने में भी डर लगता था, और उनका जो व्यापार था वो काफी महंगा हो रहा था। तो पुर्तगालियों ने पुर्तगाली के अब जो स्थितियां हैं, जो उन्होंने कार्य किए, क्या क्या ऐसा जो घटनाएं हैं जो एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, पुर्तगालियों ने कौन कौन से टैक्स लगा रखे थे, पुर्तगालियों ने कौन कौन सी गतिविधियां अपनाई, और फिर तो इसका एक जो नोट्स होगा, जो विस्तृत नोट्स है,
वो आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया जाएगा जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इन सारे टॉपिकों पर एक एक करके बात करना थोड़ा सा मुश्किल होगी, क्योंकि वीडियो का जो टर्म है, जो वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो छोटा है और हम लोगों को बाकी विस्तृत बातें करनी है। तो आप इनसे संबंधित जो नोट्स है वह आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, और अगर कोई आपको परेशानी होती है तो आप मुझे मैसेज या कमेंट्स में बताइएगा कि क्या दिक्कत है, फिर हम उस पर बात करेंगे। तो पुर्तगालियों का जो मुख्य हमारे यहाँ जो योगदान रहा है, इस योगदान पर बात करते हैं, चूँकि एग्जाम में इस पर प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगालियों का हमारे जो देश में जो योगदान रहा है वो ये रहा कि पुर्तगालियों ने हमें लाल मिर्च, टमाटर, साथ साथ जो कृषि है, तंबाकू की कृषि, ये उन लोगों ने सिखाया। कृषि के क्षेत्र में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है जो हमें उनसे सीखने को मिली। साथ साथ इस पुर्तगालियों के द्वारा कई क्षेत्रों में हमारे अपना प्रभुत्व भी स्थापित किया गया। बीजापुर के शासक जो थे उनसे क्षेत्र को हड़प करके और गोवा में अपना प्रभुत्व स्थापित किया गया। तो ये सारा चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएगी, जहां से आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। इसके वीडियो के जो पार्ट 2 होगा, इस पार्ट 2 में हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और इससे संबंधित चीज़ों पर बात करेंगे। दूसरा जो होगा, जो नेक्स्ट जो क्लास होगी वह डचों पर आधारित होगा। तो आप नेक्स्ट क्लास अटेंड करने के लिए आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। यह जो क्लास होगी वह कंटिन्यूअस बनी रहेगी और आप लाइव क्लास सुबह 8 बजे ले सकते हैं। और इस आधुनिक भारत से संबंधित जो 1757 से लेकर के 1947 के मध्य जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, वो सभी घटनाक्रमों पर हम एक एक करके बात करेंगे और फिर मिलते हैं कल के क्लास में।